नमस्कार, डिबेट सेंट्रल में आपका स्वागत है। मैं हूं अभय किशोर। छत्तीसगढ़ में पीएम आवास के आंदोलन के बीच सियासत में एक नई बहस छिड़ गई है। चुनाव से पहले अब बाल कटवाने और मूंछ मुड़वाने के मामले में बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। दोनों ही प्रमुख दल अपने अपने तरीके से सत्ता में वापसी का दावा कर रहे हैं, जिसके लिए किसी ने अपने बाल तो किसी ने अपनी मूंछों तक को दांव पर लगा रखा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बाल और मूंछों के दम पर सत्ता में वापसी की जा सकती है? राजधानी रायपुर में बुधवार को बीजेपी ने पीएम आवास के मुद्दे पर विधानसभा का घेराव किया। इसके पहले बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं की सभा हुई, जिसमें पूर्व राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने मंच से ऐलान कर दिया कि वरिष्ठ बीजेपी नेता नंद कुमार साय सरकार बनने पर ही बाल कटवाएंगे। रामविचार नेताम ने कहा कि प्रदेश में भूपेश बघेल सरकार का हटना तय है और बीजेपी की सरकार बनने पर ही बाल कटवाएंगे। इस दौरान साय ने भी हाथ हिलाया, जिसका बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार समर्थन किया। जब तक भूपेश बघेल का सरकार नहीं बदलेगा तब तक इनका बाल नहीं कटेगा। इधर रामविचार नेताम के बयान पर प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने तंज कसते हुए कहा कि 2023 में अगर कांग्रेस की सरकार नहीं बनी तो वो अपनी मूंछ मुड़वा लेंगे। मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि बाल कटवाने से सरकारें नहीं बनती। उन्होंने कहा कि साय जी अगर वाकई में आदिवासियों का भला चाहते हैं तो वो आरक्षण बहाली के लिए राज्यपाल पर दबाव बनाएं। देखिए, उन्होंने जो कहा है कि हम बाल नहीं कटवाएंगे जब तक सरकार नहीं बनेगा, तो हम भी बोलते हैं कि इतना काम हमारा सरकार कर रहा है आदिवासियों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए। हमारे भी अगर सरकार नहीं है तो हम भी मूंछ मुड़वा देंगे। वहीं मंत्री अमरजीत भगत के बयान के तुरंत बाद बीजेपी ने एक फोटो सोशल मीडिया में पोस्ट करते हुए शायराना अंदाज में लिखा, अमरजीत भगत का दिसंबर 2023 में नया लुक। हमें तो आपसे इतना ही कहना है कि अमरजीत जी की आप इस लुक में क्या खूब लगते हो, बड़े सुंदर दिखते हो। प्रदेश की सियासत में मुद्दों को लेकर पक्ष विपक्ष में तकरार देखने को मिलती है। अब सियासतदान बाल कटवाने और मूंछ मुड़वाने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल चुनाव के पहले राजनीति और सियासत चमकाने के क्या क्या रंग दिखाई देंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। खोमन साहू, एशियन न्यूज, रायपुर। तो चुनावों के पहले तरह तरह की बयानबाजी का होना स्वाभाविक सी बात है, लेकिन जिस तरह की तल्खी माहौल में है उसके बीच में इस तरह के जो बयान आते हैं वो एक सवाल जरूर खड़ा करते हैं कि क्या इस तरह की जो वादे हैं या इस तरह की जो प्रतिज्ञाएं हैं, इनके बल पर सत्ता में वापसी की जा सकती है। इस मसले पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता अमित साहू जी और साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता अजय गंगवानी जी। आप दोनों का एशियन न्यूज़ के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। अमित साहू जी, बयान अब पहले आपकी तरफ से आया, कहा गया कि अगर सत्ता में बीजेपी की वापसी नहीं होती तो तब तक जो है हम बाल नहीं कटवाएंगे। नंद कुमार साय जी पुराने नेता हैं, अपने वादे के पक्के भी हैं। जब उनको, आपको याद ही होगा कि जब उनसे लोगों ने कहा कि शराब छोड़ना मुश्किल है, पहले आप नमक छोड़कर दिखाओ, तो उन्होंने ताउम्र नमक न खाने का फैसला कर लिया और आज भी अपने वादे पर अडिग हैं। क्या आपको लगता है कि ये बयान आपके काम आने वाला है? देखिए, बयान की बात तो एक अलग बात है, मगर नंद कुमार साय जी भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसा नेता हैं जो संकल्पित के साथ रहने वाले हैं, जो धर्म और कर्म को मानने वाले हैं। आज उन्होंने भविष्यवाणी कर दी कि निस्संदेह निसंकोच भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2023 में बनने जा रही है। इस उद्देश्य को लेकर उन्होंने यही संकल्प किया है कि अगर नहीं बनी तो रामविचार नेताम जी ने उस प्रतिक्रिया को दोहराया भी है, मगर विश्वास अब भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं की सरकार जो है छत्तीसगढ़ में भाजपा की बनने जा रही है। जी
अजय गंगवानी जी, मैं आपसे कोई सवाल पूछूं उसके पहले मैं थोड़े पुराने दिनों की दिल्ली में आपको ले चलता हूं। दिल्ली में एक समय कहते थे कि बांके हुआ करते थे और बांके अपने वादे के बड़े पक्के होते थे, इतने पक्के कि अपनी मूंछ का बाल गिरवी भी रख देते थे तो कोई साहूकार उसको बड़ी खुशी खुशी लेता था। एक बार एक आदमी ने सोचा कि बड़ी आसानी से ये कर्ज मिल जाता है, तो बांके नकली बांके बनकर दुकान में गया और साहूकार को मूंछ का बाल तोड़ कर दिया। बोला ये मूंछ का बाल गिरवी रख लो और मुझे कर्ज दे दो। साहूकार को शक हुआ तो उसने बाल को पलट कर कहा कि ये बाल अच्छा नहीं लग रहा है, दूसरा बाल तोड़ कर दे दो। और उस लड़के ने जैसे ही वो बाल तोड़ कर दिया, साहूकार ने उसे डांट कर भगा दिया। कहा असली बांके होते तो मेरी गर्दन उड़ा चुके होते अब तक, तुम दूसरा बाल मांगने पर। तो बात आपकी तरफ से बाल की जगह मूंछों पर आ गई है, कैसे निभाएंगे मूंछों का वादा? अब एक इशू की देखिए, ये मेरा पिछले 7 साल की जो कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार करते रहे, तो छत्तीसगढ़ की जनता में इनकी विश्वसनीयता और राजनीतिक जो वो है समाप्त हो चुका है। यही कारण है अब एक इशू 4 साल में 4 प्रदेश तो बदल दिए जाते हैं, 4 प्रदेश प्रभारी बदल दिए जाते हैं। छत्तीसगढ़ के इतिहास से पहली बार नेता प्रतिपक्ष को कार्यकाल के पूरा होने से पहले हटा दिया जाता है। ठीक है, दूसरी बात, छत्तीसगढ़ की 32% जनसंख्या आदिवासी है। ये वही नंद कुमार साय है, रामविचार नेताम है, ननकी राम कंवर है, ये पूरी तरह से साइड लाइन है। आप खुद वरिष्ठ एंकर हैं, लगातार 4 साल की जो राजनीति आप देख रहे हैं, इनके नाम हमें बहुत कम सुनने मिलते हैं। एक चीज और कहना चाहूंगा किशोर जी, जब रमन सिंह यहाँ मुख्यमंत्री थे, ये वही रामविचार नेताम है जो तत्कालीन गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखते थे कि रमन सिंह से कई बार समय लेने के बाद भी वो मिलने का समय नहीं देते। अमित शाह जी को इंटरफेरेंस करके रमन सिंह से मिलने का समय दिलवाया गया। तो क्या आदिवासी नेताओं का व्यक्तित्व रहा, क्या इतना इंपॉर्टेंट मिलता रहा? और दूसरी बड़ी बात, सही में आप आदिवासी नेता है तो आप आदिवासी हितों के साथ 2 दिसंबर से आरक्षण संशोधन विधेयक माननीय राज्यपाल महोदय के बैठका हुआ था, लगातार जो है एकाध परिषद में बैठ के साजिश और षड्यंत्र किया गया। आज तक आदिवासी का हक नहीं मिल पा रहे। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तुरंत हस्ताक्षर के पारित हो जाता है, लेकिन झारखंड में और छत्तीसगढ़ में लगातार रोके रखा गया। आप सचमुच आदिवासी है, आपके 9 सांसद है, केंद्रीय मंत्री है, नैतिक साथ दिखाइए, जाइए मुख्यमंत्री मोदी जी के पास, अमित शाह के पास बात कीजिए, आप उससे राजनीति करने का प्रयास करेंगे, आपत्तिजनक है। दूसरी बात एक और कहने का होगा किशोर जी, क्या बाल न कटवाने से या भविष्यवाणी करने से सरकार बनती है? सरकार बनती है आपके कार्यों से, आपकी सोच से, आपकी जनता के साथ निभाए गए वादों से। आपने आदिवासी परिवार को जस्टिस देने का वादा नहीं निभाया, आपने सरकारी नौकरी देने की बात की, आपने नहीं निभाया, संरक्षण में कानून बनाने की बात की, और जो निर्दोष मध्यप्रदेशों को तलाकों को पीछे ढकेल लेते हैं, 2100 समर्थन मूल्य 300 का बोनस वादा करते हैं और किसानों को 1470 लगातार वादा खिलाफी आप करते रहेंगे। लेकिन माननीय भूपेश बघेल के नेतृत्व में हमने ग्राम स्वराज के स्वप्नों को लेकर गरीब, किसान, आदिवासी, मजदूर, महिला, युवा, हर वर्ग के लिए काम किया। मूंछों पर दांव लगा दिया है अजय जी आपने। आजकल आपको पूरा भरोसा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार ने पिछले 4 साल में जो काम किए हैं उसका प्रतिशत जनता जरूर देगी। अमित जी, आप पर जो बात उछल कर आई है, इस मूंछों और बालों की लड़ाई के बीच में जो चीज निकल कर आई है वो ये आई है कि मूंछ और बाल से देश की, इस राज्य की जनता प्रभावित होने वाली नहीं, वो मुद्दों से प्रभावित होती है, वादों के एग्जीक्यूशन से प्रभावित होती है। इस बात पर गौर करती है कि आपने जो वादा किया था उसे निभाया क्या नहीं। क्या आपको लगता है कि राज्य की जनता आप पर भरोसा कर लेगी? देखिए, मैं कांग्रेस प्रवक्ता अजय गंगवानी जी को कहना चाहूंगा कि बात बाल कटवाने या मूछे कटवाने की नहीं है, बात है संकल्प की जी, बात है विश्वास का, और बात है जो है आत्मविश्वास से आज लबरेज जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। क्योंकि यही कांग्रेस थी जब 2003 में माननीय भारतीय जनता पार्टी के पुरोधा दिलीप सिंह जुदेव जी ने अपने मूंछ के ताव पर कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनेगी, और यही संकल्प दोबारा, उस समय तो बात मूंछ की थी, अब तो पूरे बाल, सर के बाल की है, अब तो निसंदेह सरकार बनेगी। दूसरी ओर ये किस मान सम्मान का बात करते हैं? राजमाता के लिए, राजमाता के पुत्री के लिए गुलाब बिछाने वाले, दूसरे तरफ मोहन मरकाम जो प्रदेश के मुखिया है कांग्रेस का, उसका अपमान करवाने वाले, ये किस हैसियत से ये आदिवासी सम्मान की बात करते हैं? आज सम्मान जो है भारतीय जनता पार्टी दे रही है, क्योंकि आरक्षण भी भारतीय जनता पार्टी ने, आरक्षण की बात इन्होंने कही, इन्होंने वो आरक्षण विधेयक गिरने ही क्यों दिया? संशय यहीं पर समाप्त होता है इनके सभी बातों जी का। जी जी।
अजय जी, जो सीधे सीधे आरोप की बात हो रही है बीजेपी की तरफ से, क्या जो है एक आत्मविश्वास की बात कर रही है, कॉन्फिडेंस की बात। उनका कहना है कि चलो साहब, हमने बालों पर दांव तो लगा लिया और नंद कुमार साय के बालों पर दांव लगा लिया है, भले वो बाल कितने दिनों में कटवाते हैं ये मुझे भी नहीं मालूम, आपको पता हो तो जरूर बताइएगा। लेकिन मध्य प्रदेश के जो इनके नेता है ये अपने संकल्प पर टिकते हैं। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने ग्वालियर की खराब सड़कों पर कहा था कि जब तक ये सड़कें ठीक नहीं होंगी मैं चप्पल जूते नहीं पहनूंगा, और 66 दिन तक नहीं पहना जब तक सड़क ठीक नहीं हुई। सिंधिया जी के अनुरोध पर उन्होंने चप्पल पहनी। तो वादे के तो ये पक्के हैं, आप इस संकल्प का मुकाबला कैसे करेंगे? देखिए, अगर किसी अच्छे कार्य के लिए कोई संकल्प लिया जाता जिसकी संभावना होती अभय किशोर, तो मैं इनका साथ होता। परंतु देखिए, छत्तीसगढ़ की जनता अजय जी, सत्ता में वापसी तो हर राजनीतिक दल के लिए अच्छा कार्य होता है, वो आपके लिए अच्छा है या नहीं ये जरूर दूसरी बात है। देखिए, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, देखिए आप भी वरिष्ठ एंकर अभय किशोर जी, जो स्थितियां बन रही है आज, देखिए कहीं ना कहीं अगर ये दिखती आज 5 विधानसभा के उपचुनाव हो, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव, सारे चुनाव परिणामों में मुंह की खाते। एक छोटा सा उदाहरण और दे दो अभय किशोर जी, खरगोन का चुनाव चल रहा, अमरजीत भगत जी राजनांदगांव जिले के प्रभारी थे, उन्होंने उसमें स्पष्ट रूप से कहा था अगर हम खैरागढ़ का चुनाव हारेंगे तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। और यही खुली चुनौती उन्होंने बिजवाड़ा अग्रवाल जी और शिवरतन शर्मा जी को दी थी कि भैया आप स्वीकार करिए, अगर आप खैरागढ़ चुनाव जीतेंगे तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दूंगा, अगर आप हारेंगे तो आप भारतीय जनता पार्टी से वहां से मुक्त हो जाएंगे पार्टी से। लेकिन उन्होंने चैलेंज को स्वीकार नहीं किया, कहीं ना कहीं आत्मविश्वास की कमी थी। आज 20,000 से ज्यादा वोटों से खैरागढ़ में जीत दर्ज करते, वही आत्मविश्वास अमरजीत भगत जी दिखा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि माननीय भूपेश बघेल के जो छत्तीसगढ़ मॉडल है पूरे देश में स्थापित हो चुका है। 36 में से 28 बिंदुओं से ज्यादा वादे पूरे कर दिए जाते हैं। तो उनका जो आत्मविश्वास है, इसलिए उस आत्मविश्वास के नाम पे मूंछों को दांव पे लगा रहे हैं। लेकिन नंद कुमार साय एक ऐसे व्यक्ति जो पूरी तरह साइड लाइन है, क्या आदिवासी नेता के रूप में उनको कोई प्राथमिकता मिली, क्या उनको भी कुछ प्रमुख पद दिया गया, क्या उनको कोई जिम्मेदारी दी गई? विभिन्न राज्यों में चुनाव के समय क्या कहीं उनको जिम्मेदारी दी जाती है? यही रामविचार नेता उनको रमन सिंह मुख्यमंत्री जो है समय नहीं देते रहे। तो आप राजनीति करिए, लेकिन ऐसे दावे करिए जिसमें कोई सच्चाई हो, जिसपे छत्तीसगढ़ की जनता महसूस करे। आप 56 लाख सदस्यों का दावा करते हैं मिस कॉल के माध्यम से, और आपको वोट मिलते हैं 7,01,000। 8,99,000 सदस्य आपको वोट नहीं करते। परिवार की बात तो छोड़िए, हमने 6 लाख सदस्य बनाए, हमको 63 लाख से ज्यादा वोट मिलते, हमारे सदस्य से 10 गुना ज्यादा। ये मूलभूत अंतर है। आप यथार्थ पे राजनीति करिए, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे राजनीति करने से कोई फायदा नहीं होना चाहिए। चलिए, यानी आपका मानना है कि इस तरह के जो दावे और इस तरह के जो रेटोरिक होते हैं वो सिर्फ जनता को बुलावे में देने के लिए हैं, जब तक मुद्दों पर नहीं आएंगे तब तक जो है खरा मुकाबला जिसे कहते हैं नहीं होगा। दर्शकों को ये चर्चा तो हम करते ही रहेंगे, दर्शकों को कुछ रोचक आंकड़े भी देते हैं कि नेता समय समय पर किस तरह की बातें करते हैं। बिहार में शेखपुरा जिला अध्यक्ष थे आरजेडी के संजय सिंह, उन्होंने अपने एक परिचित को, अपने एक उम्मीदवार को एमएलसी का चुनाव लड़वाया और उन्होंने बड़े गर्व के साथ ये बात कही थी कि अगर मेरा कैंडिडेट नहीं जीता तो मैं अपना दाहिना हाथ काट के गंगा में फेंक दूंगा। गंगा मैया ने उनकी जो है या जो प्रार्थना थी वो सुन ली और उनके जो कैंडिडेट हैं जीत गए, उनका हाथ काटने की नौबत नहीं आई। ऐसे ही कुछ और रोचक मामले हैं। एक मामला जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद का बहुत चर्चा में आया, हालांकि उसका प्रतिज्ञा से लेना देना नहीं है, लेकिन किस तरह की बातें राजनीति में की जाती हैं जनता को लुभाने के लिए, उसकी बात मैं कर रहा हूं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में रमेश विनायक राव पाटिल नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने होर्डिंग लगवा दी है सभी जगह कि मुझे नगर निगम का चुनाव लड़ने के लिए एक पत्नी चाहिए। उनकी 3 बच्चे और एक पत्नी पहले से थी, दूसरी पत्नी की तलाश थी उनको। दिक्कत उनकी ये थी कि वहां नियम ये था कि 2 से ज्यादा बच्चे हुए तो चुनाव नहीं लड़ सकते। अब ये दूसरी बात है कि महिला संगठन उनके विरोध में सड़कों पर उतर आए कि किस तरह की मानसिकता है। अजय जी की बात आपने अभी अमित जी सुनी। अमित जी जो बात कर रहे हैं वो बड़ा गंभीर मुद्दा कह रहे हैं और मैं समझता हूं कि बीजेपी भी बड़ी गंभीरता से अलग अलग मुद्दे लेके चल रही है। ये तमाम तरह के रेटोरिक हैं, आम जनता का ध्यान खींचने के लिए, मीडिया का ध्यान खींचने के लिए इस तरह की बातें की जाती हैं, हमें भी मालूम है। लेकिन आप कल एक बड़ा मुद्दा लेकर सड़क पर उतरे, प्रधानमंत्री आवास का मुद्दा लेकर उतरे और बड़ी भीड़ जुटाकर आपने कोशिश भी की। क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री आवास का मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा बन जाएगा राज्य में कि राज्य की जो पूरी जनता है वो आपके साथ आकर खड़ी हो जाएगी? बिल्कुल, एक हर गरीब की उम्मीद, एक हर गरीब का आस, एक हर गरीब का विश्वास, और इसी सोच को लेकर प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि मेरे देश में रहने वाला कोई भी नागरिक जो है बिना छत के ना सोए, हर किसी के पास खुद का पक्का मकान हो। इस सोच के साथ हर राज्यों को उन्होंने प्रधानमंत्री के नाम से
आवास आवंटित किया। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे छत्तीसगढ़ में भी उन्होंने प्रधानमंत्री आवास की घोषणा की और लगभग जो मकान आज तक बन जाने थे उन मकानों में से एक भी मकान का निर्माण नहीं हुआ, जिसको लेकर हमने कल एक बड़ा आंदोलन किया उन सभी हितग्राहियों को लेकर साथ में जिनका मकान आज तक पूर्ण हो जाना था। लगभग 16 लाख मकान जो छत्तीसगढ़ में बन जाने थे वो आज तक पूरे नहीं हो पाए, सिर्फ भूपेश बघेल की नाकामी के कारण, भूपेश बघेल के विश्वासघाती के आज कारण। कांग्रेस ने एक 10 सवालों का जखीरा जारी किया है जिसमें आपसे तमाम तरह के सवाल पूछे गए हैं। इस बात का जिक्र किया गया है कि रमन सिंह के कार्यकाल में कितने मकान बने, ये एक दावा किया गया है कि भूपेश बघेल के कार्यकाल में 13 लाख मकान बने, और आपके अलग अलग प्रवक्ताओं, अलग अलग नेताओं के अलग अलग आंकड़ों की भी बात की गई, लेकिन आपने उसका जवाब नहीं दिया, सीधे उसको फार्स करके झूठा करके छोड़ दिया। क्या आपको लगता है ये जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं आप पर कहीं ना कहीं आपको तकलीफ में डाल रहे हैं? देखिए, कोई तकलीफ वाली बात नहीं, हम बिना किसी आधार के कोई भी मुद्दे को नहीं चलिए, उठाते। बिना आधार के नहीं उठाते। मैं आधार की अगर बिल्कुल। बात मैं करूं जी, जी। तो ये दो केंद्रीय मंत्रियों की रिपोर्ट में आपको यहाँ दिखाना चाहूंगा। बिल्कुल नहीं, वो उस पर चर्चा काफी हो नरेंद्र चुकी सिंह है। तोमर मैं जी अजय हैं, जी गिरिराज सिंह से जी भी हैं। पूछता हूं, अजय जी जो सवाल आपकी तरफ से दागे गए वो जवाबी हमला हुआ नहीं बीजेपी की तरफ से? देखिए, अगर किसी भी स्पष्ट, अगर इनके पास कोई जवाब होता तो जवाबी हमला किया जाता। ये अपनी बातों में खुद फंस रहे थे। देखिए, कुछ चीजें बता दो। रमन सिंह जी 16 लाख मकान की बात करते हैं, अभी इनके पीसी लिए थे, अभय किशोर जी, बृजमोहन अग्रवाल जी, राजेश मूणत ने पीसी लिया। उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकाल में 7,69,000 आवास बनाए। और ये बजटीय भाषण है, रमन सिंह का बजटीय भाषण है 2018 का। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा 2,37,000 मकान हमारे द्वारा बनाए गए, कुल 4,84,000 मकान स्वीकृत किए गए। इन्हीं के आंकड़े देख लीजिए, बृजमोहन अग्रवाल जी का अलग बयान आता है, रमन सिंह जी का अलग बयान है, नारायण चंदेल जी का अलग बयान है। अपने झूठ में लगातार फंसते जा रहे हैं तो आंकड़े देने की स्थिति में नहीं है। दूसरा, मैं आपको एक स्पष्ट आंकड़ा दे दूं, हमने जो मकान बनाए कुल मिला के 13 लाख मकान बनाए, इन्होंने मकान बनाए मात्र 2,37,000। हमने शहरी आवास में 2,47,000 बनाए, इन्होंने मात्र 19,000। हमने जो ग्रामीण क्षेत्र बनाए 10,57,000, इन्होंने बनाए 2.18। इनका कुल खर्चा था 272, हमारा 2100 करोड़, मतलब हमारा अंशदान इनसे 10 गुना ज्यादा, मकान 9 गुना ज्यादा, खर्च 2.25 गुना ज्यादा। ये सारे आंकड़े बता रहे हैं। दूसरी बात, 800 करोड़ के राजस्व के भुगतान के बाद आपके लोकप्रिय चैनल में पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, 2021-22, 2022-23 प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण में एक भी आवास छत्तीसगढ़ की गरीब की आसानी का दावा कर रहे हैं, आंदोलन करते हैं, एक आवास स्वीकृत नहीं किया जाता। चलिए, अमित जी से जवाब लेते हैं। अमित जी से जवाब लेते हैं। अमित जी, देखिए, प्रशासनिक पत्र अमित जी भी से है। जवाब लेते हैं। अजय जी, अमित जी से जवाब लेते हैं। प्रसन्ना अमित जी को भी पत्र लिखा गया है जिसमें कहा गया है कि 7,80,999 houses were allocated to the state of Chhattisgarh for the financial year of 21 and 22 and 23। ये क्या गलत है? और इससे परे आप नेताओं की बात करते हैं तो क्या आपके जो मंत्री हैं, वरिष्ठ मंत्री टीएस सिंहदेव के पत्र को भी झूठा कहेंगे? आवास मंत्री से इस्तीफा उन्होंने किस लिए दिया? स्पष्ट लिखा है, अजय गंगवानी जी पढ़ लीजिएगा, टीएस सिंहदेव के पत्र को पढ़ लीजिएगा। 8 लाख मकान पूरा नहीं कर पाने के वजह से मैं आज शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूं, इसलिए आवास एवं पर्यावरण विभाग से मैं इस्तीफा दे रहा हूं। ये पत्र है आपके मंत्री टीएस सिंहदेव का। क्या ये झूठा है? ये झूठा है या आप भी कहीं ना कहीं भूपेश बघेल के समर्थक है, मुख्यमंत्री हैं, इसलिए आप भी टीएस सिंहदेव की अवहेलना करते हैं? इसीलिए तो आपके अंदर फूट नहीं है। आपके नेता क्षुब्ध होकर शर्मिंदगी महसूस करके इस्तीफा दे देते हैं। क्यों? गरीबों का सपना पूरा नहीं कर पा रहे हैं। विश्वास और भरोसे तोड़ने का काम आपकी सरकार कर रही है। मंत्री ये आरोप अपने ऊपर नहीं लेना चाहते थे। मुझे तो लगा था कि मूंछ और बाल की लड़ाई है, जरा हल्के फुल्के अंदाज में होगी, लेकिन मैं भूल गया था साहब, सियासी दौर है, हल्के फुल्के अंदाज में भी लड़ेंगे तो जमकर लड़ेंगे। चलिए, ये बात तो समझ में आई कि पीएम आवास का एक मुद्दा है और ये एक तल्ख मुद्दा होने वाला है राज्य की जनता के सामने, ये चुनावों में भी बार बार आएगा। अजय जी, अगर मैं और मुद्दों की बात करूं, आदिवासियों की बात उठी पिछले दिनों, सर्व आदिवासी समाज की नाराजगी का भी मसला उठा था भानु प्रतापपुर का जब उपचुनाव हुआ था। क्या आपको क्या लगता है, आप कौन से मुद्दों को लेकर मुख्य रूप से जाएंगे? कहीं ना कहीं अभय किशोर जी, हमारे मुद्दे ये है कि हमने जो 4 साल में छत्तीसगढ़ की, चाहे गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, आदिवासी हो, महिला, युवा,
हर वर्ग को आर्थिक रूप से जो संबल देने का काम किया है। राजीव गांधी किसान ने, राजीव गांधी ग्रामीण भूमि योजना, तेंदुपत्ता का 2500 से 4000, 2 घंटे में किसानों की कर्ज माफी, 404,84,000 वनाधिकार पट्टे पूरे देश में सर्वाधिक, 276 आत्मनिर्भर स्कूल, गोधन न्याय योजना, ग्राम स्वराज योजना, वृद्धि बिल, लंबी लिस्ट है हमें किशोर जी। हमको जनता की हमारी योजनाएं लेके जानी है कि हमने जो काम बिल्कुल, यानी आप जो सरकार के काम है, पॉजिटिव काम है जो जनता के भले के लिए किए हैं, अपने कामों को लेकर आप जनता के सामने जाएंगे, ये आपका सबसे बड़ा मुद्दा होगा। अमित जी, आप एक जो पीएम आवास का मुद्दा, ये तो सरकार की नाकामी का मुद्दा है अमित जी, लेकिन आप जनता के सामने केवल नाकामियां गिनाने तो जाएंगे नहीं। जनता ये तो जरूर देखती कि पिछली सरकार ने क्या नहीं किया, लेकिन आप आएंगे सरकार में तो क्या करेंगे, ये मुद्दा भी जनता सुनना चाहती है, तो वो क्या होगा? देखिए, हम तो पहले चुनाव में तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का वो नारा और उसके घोषणा पत्र, 2 चीज को लेकर जाएंगे जनता के बीच, क्योंकि कांग्रेस ने कहा था गढ़बनवा छत्तीसगढ़, हम उसका डिस्क्रिप्शन देंगे। वाकई में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को नया छत्तीसगढ़ गढ़ा है। अपराध का छत्तीसगढ़, महिलाओं पे अत्याचार का छत्तीसगढ़, नशे के कारोबार का छत्तीसगढ़, यहां पर हो रहे विभिन्न प्रकार के अपराधों का छत्तीसगढ़ बना दिया। वाकई में नया छत्तीसगढ़ गढ़ा है। और दूसरी ओर इनके विकास के जो 36 वादे हैं उनको भी लेकर अमित जी बात घूम के फिर नेगेटिव पब्लिसिटी पर आती है। मैंने आपसे क्या विनम्र निवेदन किया, मैंने कहा ये बात तो समझ में आती है, जो सरकार सत्ता में उसकी नाकामी तो अपोजिशन जब चुनाव में उतरेगा तो जरूर गिनाएगा, लेकिन जनता क्या चाहती है? जनता आज वो नेगेटिव पॉलिटिक्स से बहुत आगे जा चुकी है। वो ये भी जानना चाहती है कि आप अगर सत्ता में आए तो क्या करेंगे, क्योंकि एक जो सत्तारूढ़ दल है वो बार बार कह रहा है हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया। आप उसे नेगेट तो करेंगे, लेकिन जवाब क्या होगा आपके पास कि हम उससे बेहतर क्या दे पाएंगे? देखिए, जवाब तो जनता ने देखा है, अपने आंख से महसूस किया है, और वर्तमान के जो छत्तीसगढ़ जो है वो जनता जान रही है कि छत्तीसगढ़ को बनाया किसने, छत्तीसगढ़ को संवारा किसने, और छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ किसने बनाया? वो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। वर्तमान के आज 5 साल पूरे होने जा रहे हैं कांग्रेस को। कांग्रेस ने क्या किया? एक नया ईंटा नहीं रखा, सड़कें गड्ढे से भरे पड़े हैं, अपराध से पूरा छत्तीसगढ़ गड़ा पड़ा है। ये जनता देख रही है कि कांग्रेस ने क्या किया है। सिर्फ रंग रोगन करने से, बिल्डिंग का नामांतरण करने से ये इनको विकास और छत्तीसगढ़ मॉडल जिस हिसाब से ये डिस्क्राइब करते हैं ऐसा है नहीं। ये जनता जान चुकी है। जनता ने जिस विश्वास के साथ कांग्रेस को छत्तीसगढ़ के सरकार में 71 विधायक देकर बनाया, वो विश्वास, वो उम्मीद पूरी टूट चुकी है। आने वाला समय में हम जनता से चुकी है, उनके हिसाब से काम उम्मीद टूट चुकी है, जनता से पूछेंगे। अजय गंगवानी जी, कल जब मैं चर्चा कर रहा था थोड़े राष्ट्रीय मसलों पर थे, लेकिन उस दौरान एक बात जरूर उठी, जब बीजेपी कहती थी कि हमने जो है नोटबंदी की, देश से काला धन निकाला, हमने जीएसटी लाया तो उसके चलते जनता को सुविधा हुई, टैक्सेशन बढ़ा, स्वच्छ भारत के लिए हमने शौचालयों का निर्माण कराया, तो ये मुद्दा उठा था कि साहब अगर ये आपकी उपलब्धियां हैं तो आप इसके नाम पर कभी वोट क्यों नहीं मांगते। अब आज आपसे जो बात कही गई है वो ये कही गई है कि आपने जो है, जैसे गीता का श्लोक है ना कि आत्मा वही रह गई, सिर्फ नया कपड़ा पहनाया है। आप कुछ नया नहीं कर पाए, जो 15 साल में बीजेपी ने किया उसी को लेकर चल रहे हैं। देखिए, आज अमित साहू जी मेरे छोटे भाई है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, नैतिक साहस नहीं दिखाएंगे सच को स्वीकार करने का। देखिए, छत्तीसगढ़ की जनता इस बात को समझ रही है। जितने भी विधानसभा के चुनाव, उपचुनाव हो, नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव, सारे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की नहीं चुनने वाली भाजपा के विधायक को 9 महीने बाद चुनाव है, सरकार बनाएगी यही जनता छत्तीसगढ़ की। विश्वास है उसको भाजपा के ऊपर, विकसित करने का राज्य का जिसकी जिम्मेदारी है वो विश्वास है जनता को भाजपा के ऊपर। आप 6 एयरपोर्ट दे दीजिए, 13 बंदरगाह दे दीजिए, देश की कुल क्षमता का एक नया कोई चीज बता दो छत्तीसगढ़ में कि क्या किया है। रायपुर राजधानी की बात कर रहे हो, रायपुर राजधानी में क्या नया किया ये बताओ। आपकी सरकार के पास तो निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। एक तरफ आप भ्रष्टाचार का प्रतिरूप बताते हैं, आप रायपुर राजधानी की बात करो गंगवानी जी, आप स्काई वॉक की बात करो, एक तरफ आप भ्रष्टाचार कहते हैं, मगर आपकी सरकार है। अगर वाकई में उसका भ्रष्टाचार होता तो क्या उसको तोड़ने का निर्णय लेने की क्षमता भी आपके सरकार के पास नहीं है। आज तक एक्सप्रेस वे चालू नहीं कर पाई आपकी सरकार। क्या कर रही है आपकी सरकार? एक नया काम बता दो, एक नया ईंटा कहां पे रखा है ये बता दो, मान जाऊंगा मैं। छत्तीसगढ़ की जनता जान जाएगी कांग्रेस ने ये काम किया है। फिर दूसरे बिल्डिंग को रंग रोगन करके नाम बदल के मॉडल दिखाने वाला काम कांग्रेस ने किया है। ये काम जनता ने अपने आप से देख लिया है और समझ
चुकी है। कांग्रेस का नाम ही भ्रष्टाचार है, कांग्रेस का नाम ही अपराध है, कांग्रेस का नाम ही आज सौम्या चौरसिया पड़ गया चलो, है। एक चीज तो साहब आप दोनों को देखकर एक चीज का तो मुझे पूरा भरोसा हो गया है कि जवानी लौट रही है और जनता जो है वो आपके हौसलों को देखकर खुश तो हो ही रही होगी कि जब जो संग्राम देखने को मिलेगा वो बहुत बढ़िया मिलेगा। अपने काम भी गिनाएंगे, दूसरों की नाकामियां भी गिनाएंगे और इंतजार तो जनता के फैसले का ही करना पड़ेगा। बहरहाल आप दोनों इस चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मूंछ और बालों का इंतजार हम भी करेंगे, किसकी सुरक्षित रहती हैं, किसकी जाती हैं। आज की चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।